नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में अभी 2021-22 में जो एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे गए ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें कवर किया है। तो ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो मैंने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर वीडियो बनाई हुई है, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। वहां पर मैंने आपको 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बताया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में देख लेते हैं। तो ये अजमेर राजस्थान में है और ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जैसा कि हमने पीछे देखा। और इल्तुतमिश ने बाद में 1213 में इसे सुशोभित किया था। मतलब कि कुतुबुद्दीन के बाद जो अगला शासक बना था वो इल्तुतमिश बना था। तो कुतुबुद्दीन ने इसे बनवाया था, बाद में इसका आगे का काम किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और यह है कहां पर? तो अजमेर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो जो हेलियोडोरस स्तंभ है ये किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। तो ये हेलियोडोरस स्तंभ है क्या? तो मैंने प्राचीन भारत की सीरीज में भी आपको ये हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में बताया था। तो जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं यही है गरुड़ स्तंभ, जिसे हेलियोडोरस स्तंभ कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। और हेलियोडोरस स्तंभ ब्राह्मी लिपि में स्तंभ शिलालेख पत्थर से निर्मित स्तंभ है, जिसे विदिशा में लगभग 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। और हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जिसने इसे बनवाया था। तो यह है कहां पर? मध्य प्रदेश के विदिशा में है। और इसे और क्या कहा जाता है? तो हेलियोडोरस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। और ये किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस, जो कि एक यूनानी राजदूत था, उसने बनवाया था। तो उसी के नाम से इसे कहा गया हेलियोडोरस स्तंभ। उसके बाद देखते हैं तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो बृहदेश्वर मंदिर से तो प्रश्न बनता ही है, पर यहां पर क्या पूछा गया है कि ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। अभी मैंने जो पिछली हिस्ट्री की वीडियो अपलोड की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में चोल वंश के समय जो भगवान शिव के उपासक थे ना दक्षिण भारत में, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें नयनार या नयनमार कहा जाता था। वहां पर मैंने आपको बताया था, अभी पिछले ही वीडियो में बताया था। तो भगवान शिव से संबंधित है बृहदेश्वर मंदिर, तो उनके उपासक क्या कहलाते थे? तो बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। तो देख लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम या पेरुवेदुयार कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजराजेश्वरम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण तमिल शासक, जो कि चोल शासक थे, राजा राज प्रथम ने करवाया था, इसीलिए से राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। और ये एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसका निर्माण, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि राजराज चोल प्रथम ने करवाया था और ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। तो भारत के जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने आपको बता दी, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो बृहदेश्वर मंदिर, इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है, राजराजेश्वरम भी कहा जाता है और पेरुवेदुयार भी इसी को कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं, कभी कभी एग्जामिनर अन्य नाम से भी पूछ लेता है, इसीलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि गोल गुंबज कहां पर स्थित है। तो गोल गुंबज ये कहां पर स्थित है? तो ये विजयपुरा में स्थित है, तो जो कि कर्नाटक में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल गुंबज जो कि विजयपुर या बीजापुर जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो कई बार आपसे एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुंबद विजयपुर या बीजापुर में सबसे प्रसिद्ध स्मारक है और मोहम्मद आदिल शाह के इस मकबरे का निर्माण 1656 में वास्तुकार
यकूत के द्वारा किया गया था। तो इसके वास्तुकार थे यकूत, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। उसके बाद देखते हैं तो नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो नवलखा पैलेस कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये बिहार में है और इसे याद रखना तो आसान ही है। वैसे भी कहा जाता है ना नवलखा हार, आपने सुना होगा नवलखा हार के बारे में। तो बिहार के पीछे क्या है? हार। तो नवलखा पैलेस कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आप नवलखा हार के बारे में सुनते हैं ना, अक्सर आप फिल्मों में सुनते हैं नवलखा हार के बारे में। तो बिहार के पीछे है हार। तो नवलखा पैलेस कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था प्रश्न कि नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो ये बिहार में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो उसके बाद देखते हैं तो ईएमई मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो दक्षिणामूर्ति मंदिर ये भारत के किस शहर में स्थित है? जो आप देख रहे हैं यही है दक्षिणामूर्ति मंदिर, जिसे ईएमई मंदिर भी कहा जाता है। तो ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। याद रखिएगा कहां पर? गुजरात के बड़ोदरा में। उसके बाद देखते हैं तो आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? तो आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था आगरा का मोती मस्जिद। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था और यह उत्तर भारत के आगरा में स्थित है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसके लिए? तो जो उनके दरबारी थे, शाही दरबार के सदस्यों के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा एक और मोती मस्जिद भी है जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पर आपसे जो मोती मस्जिद पूछी गई है ये आगरा वाली मोती मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जो लाल किले के परिसर के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। वैसे भी इसको याद रखना आसान है। तो आगरा सुनते ही आपके दिमाग में ताजमहल आता है और आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो मोती मस्जिद भी किसने बनवाई है? आगरे वाली, वो भी शाहजहां ने बनवाई है। और लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो ताजमहल की प्रतिकृति यानी कि उसकी कॉपी, उसकी नकल बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहां पर है ये आपको बताना है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसको रट लेना कि बीबी का मकबरा कहां पर है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसे 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। और दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो नीचे आप देख रहे हैं यह है ताजमहल और यह है बीबी का मकबरा। तो ये ताजमहल की नकल है, इसीलिए इसे कहा जाता है ताजमहल की नकल। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में। और यह है ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था और यह है बीबी का मकबरा। दोनों आप देख रहे हैं। तो यह ताजमहल की नकल है, बीबी का मकबरा। तो उसके बाद देखते हैं कि प्राचीन शहर लोथल जो कि अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जितने भी स्थल हैं वो बताए हुए थे। तो जो लोथल है वो कहां पर है बताइए? तो वो गुजरात में है। आपको पता है ना कि जो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और वो कहां पर है? तो वर्तमान में देखा जाए तो गुजरात में है। तो अगला प्रश्न है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पिएट्रा ड्यूरा एक प्रकार का आर्ट है, एक प्रकार की कला है जिसमें तराशे हुए चमकदार पत्थरों पर चित्रकारी की जाती है। तो ऐसी चित्रकारी हमें कहां पर देखने को मिली है भारत में? तो ताजमहल में देखने को मिली है। वही आपसे पूछा गया है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये ताजमहल में देखने को मिली है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चौखंडी स्तूप है ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। वहीं पर चौखंडी स्तूप बनाया गया है। तो चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, जो कि आप देख रहे हैं। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहीं पर चौखंडी स्तूप बनाया गया है। तो याद रखिएगा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे जगह पूछ ली आती तो वो सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने भारत के पर्वतों वाली वीडियो में आपको बताया था। तो धूपगढ़ चोटी ये भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है?
तो द्रविड़ शैली में बनाया हुआ मंदिर आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं ये दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो जो हम्पी है ये दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में। तो हम्पी वहीं पर है ना, कर्नाटक में। तो ये द्रविड़ शैली को दर्शाता है। मंदिरों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली किसे कहते हैं। तो जो उत्तर भारत में हमें मंदिर देखने को मिलते हैं ना, वो नागर शैली में बने हुए होते हैं। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, यह है नागर शैली। और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। और बेसर शैली का मतलब है कि दोनों का मिक्सचर, यानी कि नागर और द्रविड़ शैली के मंदिरों का मिला जुला रूप, ये कहलाता है बेसर शैली। तो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत में दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। और जो बेसर शैली के मंदिर हैं ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला हुआ रूप कहलाता है बेसर शैली। तो जो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है, तो आप देखेंगे तो जो बोध गया है ये उत्तर भारत में है, कोणार्क आप देखेंगे उड़ीसा में है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, पर जो हम्पी है ये कर्नाटक में है, तो दक्षिण में है। तो ये द्रविड़ शैली को दर्शाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो राजबाड़ी के अखंड खंडहर ये किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये एसएससी के CHSL में पूछा गया था कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर ये किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये नागालैंड में स्थित हैं। वैसे भी जो जगह खंडहर होगी वहां पर सांप वगैरह देखने को मिलेंगे। खंडहर वाली जगह में ज्यादातर सांप वगैरह देखने को मिलते हैं। तो नाग कहां पर देखने को मिलेगा, खंडहर में। तो नागालैंड में है राजबाड़ी के अखंड खंडहर। ये किस भारतीय राज्य में स्थित हैं, ये नागालैंड में स्थित हैं। आप देख रहे हैं यही है राजबाड़ी के अखंड खंडहर। उसके बाद देखते हैं तो भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, पहले तो ये बताइए। ये मध्य प्रदेश में है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल वाली वीडियो में बताया था भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। तो ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कई बार ये भी पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है और ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल। तो जो हवा महल है ये राजस्थान के जयपुर में है और हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था और यह गुलाबी शहर अर्थात जयपुर में स्थित है और इसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। तो मैंने ये खिड़कियां आपको क्यों बताई, क्योंकि अभी एक एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि बताइए कि जो हवा महल है उसमें कितनी खिड़कियां हैं। आप ये पढ़ के गए होंगे किसने बनवाया कहां पर है, पर उन्होंने खिड़कियां पूछ ली। इसीलिए याद रखिएगा कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, कितने झरोखे हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर ये कहां पर स्थित है, तो ये आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रश्न एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो तलातल घर कहां पर है, ये असम में है। याद रखिएगा कहां पर यह स्मारक, असम में, तलातल घर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो आपको पता ही होगा ये कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह सूर्य देवता को समर्पित है और इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बाराबती किला ये भी उड़ीसा में है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा में है और ये जो किला है ना बाराबती, ये कहां पर है, ये भी उड़ीसा में है। तो बाराबती किला 14वीं शताब्दी का एक किला है जो कि आप देख रहे हैं। इसे उड़ीसा के कटक के पास गंग वंश द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था 14वीं शताब्दी में। और यह किला कहां पर है, उड़ीसा के कटक में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस शहर से जुड़ा हुआ है। तो नीचे आपको बताया गया मेरठ, मथुरा, वाराणसी या उज्जैन। तो आपको पता ही होगा कि इन 3 शहरों में तो लगता नहीं, ना मेरठ में कुंभ मेला लगता है, ना मथुरा में लगता है, ना वाराणसी में लगता है। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। तो इसका सही जवाब है उज्जैन। और कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है और 4 स्थानों पर होता है। कहाँ कहाँ पर, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इन 4 जगहों पर यह मेला लगता है। और कई बार नदियां पूछ ली जाती है कि किस नदी के किनारे लगता है। तो प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती जहां तीनों का संगम होता है वहां पर लगता है।
हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में कौन सी नदी है? शिप्रा नदी है। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो कई बार नदियां पूछ ली जाती हैं, इसलिए नदियां भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस समय जिन भारतीयों ने अपना बलिदान दिया था ना, उनकी याद में ये बनाया गया था। तो ये कौन सा स्मारक है? तो ये है इंडिया गेट। याद रखिएगा, कौन सा? इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है ना। इसे प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीयों ने अपने प्राणों का त्याग दिया था ना, जो बलिदान दिया था, उसके याद में ये बनाया गया स्मारक है इंडिया गेट। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये सभी जो अभी NTPC CBT 1 का एग्जाम हुआ था ना, वो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो महलों का शहर कौन सा है? तो यह है कोलकाता। तो ये NTPC 13 जनवरी 2021 में CBT 1 का पूछा गया प्रश्न है। तो और भी देख लीजिए, जैसे महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मृगनयनी का महल ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मृगनयनी का महल है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ये भी NTPC में ही पूछा गया है। तो मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है, और इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। और यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसका नाम है मृगनयनी का महल, और यह है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है मृगनयनी का महल। उसके बाद देखते हैं, तो फॉरबिडन सिटी ये कहाँ पर स्थित है? ये बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि फॉरबिडन सिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए याद रखिएगा कि जो फॉरबिडन सिटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी चीन के बीजिंग शहर के मध्य में स्थित है। इसमें पहले संग्रहालय है, और यह महल पारंपरिक चीनी वास्तुकला को दर्शाता है। फॉरबिडन सिटी को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसीलिए ये काफी रिपीट होता रहता है प्रश्न, हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि फॉरबिडन सिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा, अक्सर हम गलती कर देते हैं और नई दिल्ली लगा देते हैं, पर नहीं, दिल्ली में नहीं है, ये कोलकाता में है राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक पुस्तकालय भी है, जहां देश में प्रकाशित पुस्तकों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरक्षित किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की, जो कि कहां पर है? तो ये कोलकाता में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये काफी चर्चाओं में रहता है मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर, जिसे श्री अयप्पा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये भगवान अयप्पा का मंदिर है, तो ये कहां पर है? तो ये केरल में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि नामद्रोलिंग मठ ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामद्रोलिंग मठ आपको बताना है ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। कौन सा मठ? नामद्रोलिंग मठ। तो नामद्रोलिंग मठ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसे बाइलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है बाइलाकुप्पे मठ, और ये मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। और दलाई लामा ने इस मठ का नाम रखा था नामद्रोलिंग मठ। याद रखिएगा, किसने इसका नाम रखा था? दलाई लामा ने। क्या नाम है? नामद्रोलिंग मठ, जो कि है कहां पर? कर्नाटक में। यह भी NTPC में पूछा गया था। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, ये तो आपको पता ही है, पर कौन से जिले में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो केदारनाथ मंदिर है ये भगवान भोले शंकर शिव जी को समर्पित है। ये मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में पूरा विस्तार से समझाया हुआ था कि कहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो वहां पर मैंने आपको केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में भी बताया था। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो